हेलो एवरीवन। डेली जी के जीएस सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन को करेंगे लोग। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है। तो इसमें पूछा गया है कि जो हमारा पृथ्वी है इसके नज़दीक कौन सा तारा है। तो सूर्य जो होता है, सूर्य एक तारा होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पृथ्वी से नज़दीक कौन सा तारा हो जाएगा, और सूर्य हो जाएगा। तो सूर्य हो जाएगा हमारा पृथ्वी से नज़दीक तारा। और अगर पूछा जाए कि पृथ्वी से नज़दीक जो सेकंड नंबर पे कौन सा तारा कहलाएगा, या फिर जो सूर्य है इसके नज़दीक कौन सा तारा है, तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो इसको नोट करिएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा सूर्य से नज़दीक तारा, और पृथ्वी से जो दूसरे नंबर पे जो होगा वो हो गया प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब यहाँ पे थोड़ा सूर्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं लोग। तो जो सूर्य पे जो है यहाँ पे जो अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं लोग नाभिकीय संलयन। तो सूर्य पे जो होता है नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि जो हल्के नाभिक वाले जो परमाणु हैं जैसे कि हाइड्रोजन, ये मिल करके हीलियम बनाते हैं, उसको बोलते हैं लोग नाभिकीय संलयन। तो अगर पूछा जाए कि सूर्य पे या फिर ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो जो है सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है हाइड्रोजन। अगर पूरे ब्रह्मांड का भी बात किया जाए तो हाइड्रोजन जो तत्व है वो सबसे ज़्यादा है, और सूर्य पे भी हाइड्रोजन तत्व सबसे ज़्यादा है। तो इसको याद रखना है। और देख लेते हैं लोग, जो सूर्य होता है तो इसका जो जो हमें दिखाई देता है, सूर्य का जो बहुत सारे उस पर लेयर होते हैं। तो जो दिखाई देने वाला जो लेयर होता है, यहाँ पे दिखाई देने वाला जो इसका लेयर है, परत जो है, उसको बोलते हैं लोग फोटोस्फेयर। उसको बोला जाता है प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। तो जो सूर्य का जो प्रकाश मंडल होता है फोटोस्फेयर, वही हमें दिखाई देता है। और इसका जो अगर टेम्परेचर का बात किया जाए कि इस पे सूर्य का जो सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, तो ये लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे नोट करिएगा, जो दिखाई देने वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं लोग प्रकाश मंडल, जिसकी टेम्परेचर कितना होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखते हैं लोग, अगर मान लेते हैं ये हमारा सूर्य है और जो पृथ्वी होगा यहाँ पे, तो ये हो गया अर्थ और ये हो गया सन। तो जो अर्थ और सन के बीच में यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे दूरी होगी। जो अर्थ होता है सन के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे जो चक्कर लगाता है तो एक टाइम पे क्या होता है कि दूरी क्या होती है, मैक्सिमम होता है, और एक टाइम पे क्या होता है, दूरी जो होती है सबसे नज़दीक होता है। तो अगर पूछा जाए ऐसा कि जो हमारा पृथ्वी है सूर्य से सबसे नज़दीक कब होता है, तो जो सबसे नज़दीक होता है वो डेट नोट करिएगा, ये होता है 3 जनवरी को। और अगर ऐसा पूछा जाए कि जो हमारा अर्थ है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कब होता है, तो वो होता है 4 जुलाई को। तो यहाँ पे डेट पूछा जाता है कि किस दिन हमारा जो अर्थ है वो सूर्य से सबसे नज़दीक होता है, तो वो हो जाएगा 3 जनवरी, और सबसे दूर 4 जुलाई को होता है। और यहाँ पे जो सबसे नज़दीक होता है तब उसका एक टेक्निकल नेम है, उस नाम को बोला जाता है उपसौर, उपसौर। और जब सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है तब बोला जाता है उसको अपसौर। तो यहाँ पे अपसौर जब आएगा तो इसका मतलब है कि अधिक दूरी होगी, और उपसौर आएगा तब क्या हो जाएगा, इसलिए सबसे नज़दीक दूरी हो गया। और उपसौर को बोलते हैं लोग पेरीहेलियन, इंग्लिश में पेरीहेलियन बोला जाता है। और जो अपसौर होता है इसको एपहेलियन बोला जाता है। तो एपहेलियन बोला जाता है सबसे अधिक दूरी को। तो और अगर एवरेज पूछा जाए कि जो हमारा अर्थ है और सन के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, तो वो लगभग हो जाएगा यहाँ पे 150 मिलियन, यहाँ पे 150 मिलियन किलोमीटर होता है। या फिर अगर इसको करोड़ में बोला जाता है तो 15 करोड़ किलोमीटर, ये
जो हमारी पृथ्वी की सूर्य से दूरी हो गया। तो इसको नोट कर लीजिएगा लोग, ये दूरी हो गया। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि पृथ्वी के से नज़दीक कौन सा तारा है, वो है सूर्य। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। तो यहाँ पे पूछा गया है सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो एक बार हम लोग सब देख लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं हमारा ये सन है। तो सन से अगर सबसे नज़दीक पूछा जाए तो वो है हमारा बुध ग्रह। तो ये है बुध। और बुध के बाद आता है यहाँ पे शुक्र। और शुक्र के बाद आता है हमारा पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद है मंगल ग्रह। और मंगल के बाद आता है यहाँ पे बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह। और बृहस्पति के बाद आता है यहाँ पे शनि ग्रह। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अरुण ग्रह, अरुण, यूरेनस। और यहाँ पे आ जाएगा नेपच्यून, वरुण ग्रह। तो यहाँ पे सूर्य से सबसे नज़दीक ये हो जाएगा बुध, और सबसे दूर वरुण हो जाएगा नेपच्यून। और जो अरुण होता है इसको बोलते हैं लोग यूरेनस, यूरेनस। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं लोग, ये जो यहाँ पे जो बृहस्पति है और मंगल है, इसके बीच में होता है क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड बेल्ट होते हैं। और जो इधर वाले जो 4 ग्रह हैं इसको एक अलग नाम से बोलते हैं, और बाहर वाले जो है इसको अलग नाम से बोलते हैं लोग। तो जो इसको बोलते हैं इनर प्लैनेट। ये अंदर के साइड है तो इसको बोलते हैं लोग इनर प्लैनेट, और इसको बोलते हैं लोग आउटर प्लैनेट। और जो इनर प्लैनेट है ये किससे बना है, ये चट्टानों से मिलकर के बना है। और जो आउटर प्लैनेट होता है ये जो है गैस से मिलकर के बना हुआ है। जो गैस है, आइस है, उससे मिल करके जो आउटर प्लैनेट बना हुआ है। तो आउटर प्लैनेट जो है ये सबकी डेंसिटी के बहुत कम होती है, और जो इनर प्लैनेट होते हैं इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि अगर साइज के अनुसार कौन सा ग्रह छोटा है कौन सा बड़ा है, तो अगर साइज की बात किया जाए तो यहाँ पे नोट करिएगा लोग, जो साइज का जो क्रम होगा तो सबसे बड़ा जो होता है वो होता है बृहस्पति ग्रह। तो सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। उससे जो छोटा होगा वो होगा शनि ग्रह। यहाँ पे शनि के बाद हो जाएगा यूरेनस, अरुण ग्रह। उसके बाद वरुण, नेपच्यून। उसके बाद जो आता है हमारा पृथ्वी, और उससे जो छोटा है वो है शुक्र, और उससे छोटा है मंगल, और मंगल से छोटा है बुध। तो सबसे जो छोटा ग्रह है वो बुध, और सबसे बड़ा ग्रह का बात किया जाए वो है बृहस्पति ग्रह। तो यहाँ पे साइज के अनुसार इसका क्रम हो गया। और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा लोग, और कि यहाँ पे अगर इसका सैटेलाइट का बात किया जाए कि इसके पास कितने चंद्रमा हैं, तो पृथ्वी के पास कितने हैं, वो है 1 है। और जो मंगल है इसके पास 2 हैं, 2 चंद्रमा है, 2 सैटेलाइट है। और नहीं, यहाँ पे जो मंगल है, मंगल के पास टोटल 7 नहीं 2 हैं, 2 हैं। यहाँ पे नोट करिएगा लोग, पृथ्वी के पास 1 है, मंगल के पास 2 हो गया। और अगर सबसे ज़्यादा बात किया जाए तो वो है शनि के पास। शनि के पास टोटल ये बढ़ते भी रहते हैं, तो यहाँ पे 82 है। और पहले था बृहस्पति के पास, और अभी खोज हुआ है कुछ साल पहले, तो शनि के पास सबसे ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पे बृहस्पति के पास है 79, और शनि के पास हो गया 82, 82। और जो यूरेनस है इसके पास है 27, और जो हमारा नेपच्यून है वरुण, इसके पास है 14। और यहाँ पे जो शुक्र ग्रह है इसके पास जो है कोई भी सैटेलाइट नहीं है, और जो बुध ग्रह है इसके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है।
तो याद रखना है बुध और शुक्र के पास कोई भी चंद्रमा नहीं है अपना, और पृथ्वी के पास 1 है, और मंगल के पास 2, और सबसे ज़्यादा बात किया जाए तो शनि के पास है। और इस तरीके से जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा कि निम्नलिखित इसमें सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, वो है यहाँ पे वरुण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह आता है। तो अभी हमने जो क्रम देखा था कि पहले बुध आता है, उसके बाद क्या आता है, शुक्र आता है, और उसके बाद पृथ्वी। तो जो बुध है और पृथ्वी है इसके बीच में कौन सा ग्रह आता है, शुक्र ग्रह आता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं लोग अब शुक्र ग्रह के बारे में कुछ पॉइंट को। यहाँ पे शुक्र के बारे में सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि शुक्र का जो घूर्णन होता है वो घूर्णन किस दिशा में होता है। तो यहाँ पे नोट करिएगा, जितने भी हमारे जो प्लानेट है 8 उसमें से 2 जो होता है, 2 प्लानेट है जो पूर्व से पश्चिम की तरह, बाकी सारे प्लानेट जो है पश्चिम से पूरब की तरह। तो जो शुक्र का जो घूर्णन होता है यहाँ पे ये होता है पूर्व से पश्चिम की तरह। और इसके जैसा सेम यहाँ पे जो यूरेनस है अरुण, इसका भी जो घूर्णन है वो होता है ईस्ट से वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की तरह। बाकी हमारा जो पृथ्वी हो गया, बाकी जितने भी ग्रह हैं उसका घूर्णन होता है वेस्ट से ईस्ट। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी का घूर्णन जो है वेस्ट से ईस्ट होता है, पश्चिम से पूरब की तरफ होता है इसका घूर्णन। और यहाँ पे शुक्र, इसका जो नाम होता है इंग्लिश में, इसको बोलते हैं लोग, जैसे वेनस है, वेनस बोलते हैं। तो यहाँ पे याद रखने का ट्रिक है कि जिसके पीछे नस लगा हो, यहाँ पे क्या है, नस, और यूरेनस, तो जिसके पीछे नस लगा है किसमें, वेनस में और यूरेनस में, उसका घूर्णन हो जाएगा ईस्ट से वेस्ट। और बाकी जितने भी प्लानेट है उसका घूर्णन हो जाएगा वेस्ट से ईस्ट। तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं यहाँ पे। और देखते हैं जो शुक्र के बारे में। तो शुक्र के बारे में हो जाएगा कि जो पृथ्वी है हमारा, पृथ्वी से अगर पूछा जाए कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, वो है हमारा शुक्र। तो पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह वो है शुक्र। और जो इसका जो साइज है, तो साइज पृथ्वी के आकार का ही है, लगभग बराबर है। तो आकार बराबर होने की वजह से इसको जो है पृथ्वी का जुड़वा भी बोल दिया जाता है। इसको बोल दिया जाता है कि ये क्या है, पृथ्वी का जुड़वा है। इसको ट्विंस बोल देते हैं लोग, ये पृथ्वी का जुड़वा है। और यहाँ पे ये जो है बहुत ज़्यादा चमकीला है। तो अगर पूछा जाए जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे ज़्यादा चमकीला कौन सा है, तो वो है शुक्र ग्रह। तो जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे ज़्यादा चमकीला है, ज़्यादा चमकीला। अब चमकीला ज़्यादा है तो क्या होता है, पृथ्वी से ये जो जितने भी तारे दिखते हैं, तो तारे जैसे इवनिंग में ही ये दिखने लगते हैं, और मॉर्निंग में भी सबसे पहले यही दिखते रहते हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में भी सबसे पहले दिखते हैं। इस वजह से इसका जो नाम होता है, इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोला जाता है। जो शुक्र ग्रह है उसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोला जाता है इसको। तो शुक्र ग्रह को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोला जाता है। और यहाँ पे अगर इसका जो यहाँ पे जो इसका रोटेशन का बात किया जाए, जो घूर्णन होता है, वो यहाँ पे जो पूरे सोलर सिस्टम है यहाँ पे घूर्णन, तो घूर्णन इसका जो होता है वो होता है यहाँ पे 243 दिन, 243 दिन। और पूरे सोलर सिस्टम में क्या है, ये सबसे स्लो है। तो इसका जो घूर्णन होता है वो सबसे स्लो है। पृथ्वी का कितना है, पृथ्वी का जो लगभग 24 घंटे होता है घूर्णन, लेकिन यहाँ पे शुक्र ग्रह है, इसका जो घूर्णन होता है 243 दिन होता है। तो इस वजह से क्या है कि सबसे ज़्यादा, सबसे स्लो है, यहाँ पे सबसे धीमा। और यहाँ पे अगर इसका रिवॉल्यूशन का बात कर लिया जाए कि जो परिक्रमा करने का, सूर्य का जो परिक्रमा करने का होता है, परिक्रमा, तो यहाँ पे पृथ्वी का कितना है, लगभग 365 दिन है,
और इसका जो है परिक्रमा करने का जो काल है वो है 224 दिन। तो 224 दिन और पृथ्वी का कितना है 365 दिन। तो यहाँ पे देखिए इसका जो ये हो गया 1 साल, इसको बोलते हैं लोग परिक्रमा को 1 साल, और जो घूर्णन को बोला जाता है 1 दिन। तो इसका जो दिन होता है वो साल से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन, घूर्णन और परिक्रमा, ये याद रखना है। और ये यहाँ पे जो घूर्णन है ये इसको याद रखना है कि सबसे धीमा होता है घूर्णन। और यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करिएगा लोग कि जो शुक्र ग्रह है इसमें जो है यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा गर्म भी होता है, सबसे ज़्यादा ये गर्म ग्रह है, सबसे ज़्यादा गर्म है। तो अगर पूछा जाए कि हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, वो हो जाएगा शुक्र। और इसमें कन्फ्यूजन होता है कि पृथ्वी के नज़दीक तो बुध है तो सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है वो है शुक्र ग्रह होता है। और इसका जो अगर टेम्परेचर का बात किया जाए कि लगभग इसका जो टेम्परेचर होता है वो है 460 डिग्री से 480 डिग्री के अप्रॉक्स इसका टेम्परेचर होता है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है किसकी वजह से, यहाँ पे CO2 की मात्रा सबसे ज़्यादा है, लगभग 96% है। तो इसको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है और ना कि बुध ग्रह है। और सबसे सूर्य से नज़दीक ग्रह कौन सा हो जाएगा, वो बुध ग्रह है। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह है, तो वो है शुक्र। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है। यहाँ पे बौना ग्रह के बारे में पूछा गया है कि किसको बोला जाता है बौना ग्रह, यानी ड्वार्फ प्लानेट। तो यहाँ पे जो है जो प्लूटो है, पहले जो हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह थे, 9 थे। और यहाँ पे जो प्लूटो है इसको जो है ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया, और ये हटाया गया ये 24 अगस्त 2006 के बाद। तो 24 अगस्त 2006 से इसको जो है ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया। तो यहाँ पे देखते हैं लोग कि जो ग्रह की कैटेगरी होती है वो उसको फुलफिल करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो प्लूटो के पास नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं लोग कि जो ग्रह होने के लिए एक पहला रिक्वायरमेंट है कि इसका जो ऑर्बिट होना चाहिए, जो इसका कक्षा होना चाहिए, जो परिक्रमा करने की कक्षा होती है, ये किसी और ग्रह के कक्षा को न काटे। तो यहाँ पे जो ये इसका जो ऑर्बिट होना चाहिए किसी और ग्रह के ऑर्बिट को न काटे। और ये क्या करता था कि जो नेपच्यून है, जो अरुण है, नेपच्यून, जो नेपच्यून ग्रह है उसके ऑर्बिट को ये काटता था। और यहाँ पे दूसरा रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि जो इसका जो ऑर्बिट होना चाहिए वो ऑर्बिट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक ग्रह हो गया और ये मान लेते हैं इसका ऑर्बिट हो गया, तो ये जो ऑर्बिट है ये परिक्रमा करेगा, तो इसके जो कक्षा में जो है छोटे छोटे यहाँ पे जो और भी क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं यहाँ पे रॉक के, तो ये नहीं होने चाहिए। इसका जो कक्षा होना चाहिए बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो प्लूटो है इसका जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण है, यहाँ पे ग्रेविटी वो क्या है, बहुत कम है। तो ग्रेविटी क्या है प्लूटो का यहाँ पे बहुत कम है। तो ग्रेविटी कम रहेगा तो आसपास के जो भी यहाँ पे जैसे जो भी पार्टिकल होंगे उसको अपनी तरफ नहीं खींचता है, वो बाहर ही तैरते रहते हैं। तो इस वजह से इसका ऑर्बिट भी साफ नहीं रहता है। और ग्रेविटी क्या होता है, कम है इसका। और ग्रह होने के लिए क्या होना चाहिए कि ग्रेविटी ज़्यादा होना चाहिए, इसका ऑर्बिट साफ होना चाहिए, और इसका ऑर्बिट जो है दूसरे के ऑर्बिट को नहीं काटना चाहिए। लेकिन ये तीनों ये फुलफिल नहीं करता था, इस वजह से इसको प्लैनेट की कैटेगरी से 2006 में हटा दिया गया। और यहाँ पे तो इसको जो है प्लैनेट अब नहीं बोलते हैं लोग, इसका क्या है साइज छोटा है। इसका साइज क्या है, प्लूटो का क्या है साइज बहुत कम है।
तो साइज कम है, इसी के लिए इसको बोला जाता है बौना ग्रह। इसको ड्वार्फ प्लानेट बोला जाता है, ड्वार्फ प्लानेट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्वाकर्षण से क्या बनता है? तो जो महासागर होती है उसमें जो है ज्वार भाटा बनता है। तो यहाँ पे जो महासागर है उसमें क्या बनता है? ज्वार भाटा। इसको इंग्लिश में बोला जाता है टाइड। तो इसको टाइड बोला जाता है। और ये कब बनता है? इसे जो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है, इसके प्रभाव से यहाँ पे ज्वार भाटा का निर्माण होता है, टाइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं लोग ज्वार भाटा के बारे में कि सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो ये हमारा ये अर्थ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो समुंदर है, समुंदर का मान लेते हैं ये है समुंदर का लेवल। तो क्या होगा कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर सन है, यहाँ पे सन है, तो सन का यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण लगेगा। तो यहाँ पे जो है ये जो है ये हमारा समुंदर का जो लेवल है यहाँ पे उठ जाएगा। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण लगेगा तो यहाँ पे खींचेगा इधर सन, तो यहाँ पे उठ जाएगा। तो यहाँ पे जब उठेगा तो इसको बोलेंगे लोग टाइड। और अगर मान लेते हैं यहाँ पे उठेगा तो इसके जो 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो समुंदर का लेवल है वो नीचे चला जाएगा। तो इसको जो है इसको बोला जाता है एब। तो इसको एब बोला जाता है और इसको बोला जाता है टाइड। तो अब टाइड जो होता है, अब इसको हम लोग दो कैटेगरी में, दो इसका टाइप भी हो जाता है। दो टाइप कैसे हो जाएगा कि एक को बोलते हैं लोग दीर्घ ज्वार, यहाँ पे दीर्घ ज्वार, और दूसरा होता है लघु ज्वार। तो जो ज्वार होता है वो हो जाता है दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। तो यहाँ पे जो दीर्घ ज्वार होता है ये कब बनेगा? ये बनेगा जब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सन हो और जो मून हो, मून भी क्या हो, यहाँ पे हो। तो जो चंद्रमा और सन एक ही लाइन में जब आ जाएंगे तो दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण है एक जगह पर यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ज्वार आएगी। तो यहाँ पे दीर्घ ज्वार बनेगा कब? जब हमारा अर्थ और मून और सन ये एक ही लाइन में हो। ये जब एक ही लाइन में रहेंगे तब बनेगा दीर्घ ज्वार। तो जब एक ही लाइन में होते हैं ये कब होते हैं? या तो ये पूर्णिमा जब होता है तब होंगे, पूर्णिमा, या फिर ये अमावस्या वाले टाइम पे। तो ये पूछा जाता है कि दीर्घ ज्वार कब बनता है? तो पूर्णिमा में बनता है, पूर्णिमा वाले दिन, या फिर अमावस्या वाले दिन बनता है। तो और यहाँ पे जो लघु ज्वार है, लघु ज्वार की कंडीशन क्या बनेगी कि ये हमारा अर्थ हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि अर्थ है और जो यहाँ पे अगर मान लेते हैं यहाँ पे सन रहेगा हमारा, तो सन की वजह से यहाँ पे टाइड बनेगी। यहाँ पे टाइड बना सन की वजह से। तो ये टाइड कम कैसे हो सकता है? जब यहाँ पे मून हो। तो जब राइट एंगल पे यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे अगर मून रहेगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ज्वार हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं लोग लघु ज्वार। तो ये कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा कि जो सन और मून जो होता है वो राइट एंगल पे हो। तो यहाँ पे हमारा पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी, सन और मून जब क्या हो, राइट एंगल पर हो, तब वो बनता है लघु ज्वार। अब यहाँ पे देखते हैं लोग, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे ज्वार भाटा ये जो है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से बनता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद की तरह प्रवस्थाएं दिखाने वाला ग्रह कौन सा है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि चांद की तरह प्रवस्थाएं, जो प्रवस्थाएं का मतलब होता है ये यहाँ पे चंद्र कलाएं बोल सकते हैं लोग इसको। इसका मतलब है कि चंद्र कलाएं।
चंद्र कलाएं, और इंग्लिश में बोलते हैं लोग इसको फेजेज ऑफ मून, फेजेज ऑफ मून। इसका मतलब होता है कि जो मून हमारा होता है, मून कभी पूरा फुल दिखाई देता है, कभी क्या होता है कि लगता है कि इसका एक पार्ट थोड़ा सा ऐसे है कटा हुआ, कभी ये बिल्कुल हाफ दिखाई देता है, और कभी कभी क्या होता है कि ये ऐसे कटा हुआ दिखाई देता है। तो ये जो कलाएं हैं इसी को बोला जाता है चंद्र कलाएं, या फिर चांद की प्रवस्थाएं। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है चंद्र कलाएं। तो इसके जैसा दिखाने वाला कौन सा ग्रह है जो जिसमें ये सब कलाएं दिखती हैं, कि कभी वो उसका साइज पूरा दिखेगा, कभी कटा हुआ दिखेगा, या फिर हाफ दिखेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले चंद्रमा के बारे में ही देख लेते हैं लोग, कि जैसे मान लेते हैं ये हमारा यहाँ पे अर्थ है, तो जो चंद्रमा होगा मान लेते हैं यहाँ पे हमारा मून है। तो जो मून है अगर इसका जो है अगर मतलब यहाँ पे लेते हैं लोग फर्स्ट डे, तो पहले दिन अगर ये है अमावस्या, तो अमावस्या वाले दिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे चांद आधा क्या होगा, यहाँ पे डार्क रहेगा और आधा यहाँ पे दिखाई देगा, तो क्या हो जाएगा, हाफ मून हो जाएगा यहाँ पे। तो और इसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे जो चांद है इसके बाद कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे मानते हैं यहाँ पे ये 7th डे होगा। तो 7th डे पे भी क्या होगा, यहाँ पे जो है 7th डे जो होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ साइड क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे हाफ मून दिखेगा, यहाँ पे हाफ मून। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक बार फुल मून दिखेगा, एक बार क्या होगा अमावस्या वाले दिन पूरा डार्क दिखेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 14वां दिन होगा। तो जो 14वां दिन होगा वो क्या होगा, पूर्णिमा। पूर्णिमा, तो जो पूर्णिमा होगा तो इसको बोलेंगे लोग फुल मून, फुल मून। और उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे 21वां दिन है जो है, यहाँ पे फिर से हाफ मून बनेगा, यहाँ पे हाफ मून, आधा चांद दिखेगा। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, अमावस्या पहला दिन, या फिर इसको बोल सकते हैं कि जो 28वां दिन है। तो ये जो 28 दिन का क्या बोलता है कि ये चंद्रमा का जो है चंद्रमास होता है। तो अगर पूछा जाए चंद्रमास ये कितने के दिन का होता है, ये होता है 28 दिन का होता है। और पहले दिन जो है ये अमावस्या वाले दिन पूरा डार्क रहेगा, यहाँ पे चंद्रमा पूरा डार्क रहेगा। और 7वां दिन है आधा इसका हिस्सा दिखाई देगा, और जो पूर्णिमा वाले दिन फुल मून दिखाई देगा। वैसे ही 21वां दिन है ये आधा चांद दिखाई देगा, और फिर जो 28वां दिन है या फिर पहला दिन फिर शुरू हो जाएगा यहाँ से अमावस्या वाले दिन, उस दिन पूरा ये डार्क दिखाई देगा। तो इसी को बोलते हैं लोग चंद्र कलाएं। तो इसके जैसा कौन सा ग्रह दिखता है, तो वैसे तो नेक्ड ऐसे नहीं दिखता है, लेकिन ऐसी कलाएं दिखाने वाला कौन सा है, वो है शुक्र ग्रह। तो यहाँ पे शुक्र जो ग्रह है ये ऐसी कलाएं दिखाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि चांद की तरह कलाएं दिखाने वाला कौन सा ग्रह है, वो है शुक्र ग्रह। कभी ये फुल दिखाई देगा और कभी क्या होगा कि ये हाफ दिखाई देगा, या फिर इसका कुछ पार्ट दिखाई देगा बस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।